हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक सैम्पल पेपर 2026। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें टोटल इसमें 30 MCQs को सॉल्व करना होता है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 52 तक हमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आज हम उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। टोटल इसमें आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनमें आपको 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एक सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता क्या है? तो सब्स्टिट्यूट गुड क्या है? एक ऐसा गुड जो किसी दूसरे गुड के जगह पे आप यूज कर सकते हो। किसी ऐसी कमोडिटी को जिसको आप दूसरे के जगह पे यूज कर सकते हो उसको आप बोलते हो सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे कि हम बोल सकते हैं टी एंड कॉफी। वहीं पे अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में बात करें तो 2 ऐसे गुड्स जिनको आप एक साथ ही यूज करते हो ताकि आप किसी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सको। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इसमें एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। हम कार एंड पेट्रोल को साथ में यूज के ट्रैवल को इजी बनाते हैं। तो ये इसकी डिमांड कैसी होती है? अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में बात करें तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड जो होती है वो कॉम्पिटिटिव होती है। कॉम्पिटिटिव कैसे होती है? अगर मार्केट के अंदर टी की प्राइस जो है अगर इंक्रीज कर जाती है तो जिसकी प्राइस इंक्रीज करती है उसकी डिमांड डिक्रीज कर जाती है। और अगर टी की डिमांड डिक्रीज कर जाएगी तो फिर इसके थ्रू क्या होंगे, जो भी टी के कंज्यूमर्स है वो तो कॉफ़ी में शिफ्ट कर जाएंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड की कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है। वहीं पे अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की जॉइंट डिमांड है। कैसे? तो अगर कार का प्राइस इंक्रीज करेगा या फिर इनकेस पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज करता है तो पेट्रोल के प्राइस के इंक्रीज करने पे हम डिक्रीज देखते हैं इन द डिमांड ऑफ कार। तो दोनों की जॉइंट डिमांड होती है, एक के प्राइस इंक्रीज करने पे दूसरे में डिक्रीज होता है। रिलेशन क्या है? तो सब्स्टिट्यूट गुड का पॉजिटिव रिलेशन है विथ क्वांटिटी डिमांडेड। अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड का नेगेटिव रिलेशन है क्योंकि अगर आप पेट्रोल की प्राइस को इंक्रीज करोगे तो कार की डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की क्या एक्सेप्शंस है? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि एक सर्टेन प्राइस पे अगर हम बाकी चीजों को कांस्टेंट माने तो प्राइस और डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशन है। तो प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशन है। तो अगर जो रिलेशन है तो इस रिलेशन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको फॉलो नहीं करती है? सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन गुड के बारे में। गिवन गुड क्या होती है? तो गिवन गुड होती है हाईली इंफीरियर गुड। एक ऐसी कमोडिटी जिसकी प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड में हम इंक्रीज देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसी कोर्स ग्रेन के बारे में, कोर्स ग्रेन यानी कि बाजरा। अगर मार्केट में इस बाजरे की प्राइस इंक्रीज करती है तो हमें देखने को मिलता है कि इसकी डिमांड इंक्रीज कर रही है। दूसरा है स्टेटस सिंबल गुड। स्टेटस सिंबल गुड क्या होता है? एक ऐसी कमोडिटी जिससे आपका जो स्टेटस है वो सोसाइटी में और इंक्रीज कर जाता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एंटीक कार का। तो अगर एंटीक कार की प्राइस इंक्रीज करेगी तो हो सकता है इस कार की डिमांड इंक्रीज कर जाए। नेक्स्ट, फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी की
जो क्वांटिटी है वो मार्केट में रिड्यूस हो जाएगी या फिर मिलेगी ही नहीं। तो अगर उस केस में अनअवेलेबिलिटी हमें देखने को मिलती है तो उसी टाइम उसी सेम प्राइस पे कंज्यूमर क्या करेंगे, अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि बिना प्राइस डिक्रीज किए डिमांड इंक्रीज कर रही है। इसके अलावा इग्नोरेंस, जनरली कंज्यूमर्स क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं वो इग्नोर करते हैं कि अगर प्राइस भी इंक्रीज हुआ तो क्या, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलती है, लॉ ऑफ डिमांड बोलती है कि प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। तो अगर कोई कंज्यूमर है, लेट्स से कोई रिच कंज्यूमर है, उसको थोड़ी फर्क पड़ेगा, अगर प्राइस इंक्रीज भी करेगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। फैशन रिलेटेड गुड, किसी भी फैशन रिलेटेड गुड में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई कमोडिटी ट्रेंडिंग है तो अगर उसकी प्राइस भी हाई है तो आप डिमांड करोगे ही करोगे। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, आपके लाइफ पे जो नेसेसिटीज है, लेट्स से मेडिसिन है, तो अगर मेडिसिन की प्राइस एक भी इंक्रीज करेगी तब भी आप थोड़ी उसकी डिमांड को डिक्रीज कर दोगे, बिकॉज वो आपको चाहिए लाइफ पे। चेंज इन वेदर, लेट्स से अगर वेदर कंडीशंस के बारे में हम बात करें, अगर सर्दी आ चुकी है, अगर सर्दी आ चुकी है और हमारे पास वुलन क्लॉथ अवेलेबल नहीं है, अगर सर्दी आ चुकी है हमारे पास वुलन क्लॉथ अवेलेबल नहीं है, तो अगर वुलन क्लॉथ की प्राइस भी इंक्रीज करती है तब भी हमारा डिमांड इंक्रीज होगा ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी में एक वर्ड इंक्लूड होता है इलास्टिक। इलास्टिक यानी कि जो चेंज हो सके, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करती है कि जनरली अगर किसी भी प्राइस के, किसी भी कमोडिटी के प्राइस में अगर कोई चेंज आता है तो उसके थ्रू हमारे क्वांटिटी सप्लाइड में हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे क्वालिटी सप्लाइड में किस तरीके से पड़ता है वो हमें बताती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है विथ क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसे इकोनॉमिकल थ्योरी है जो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है। एक ऐसे इकोनॉमिक यूनिट जो इंडिविजुअल लेवल को स्टडी करे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो कि एग्रीगेट्स को स्टडी करे, टोटल इकोनॉमी को स्टडी करे, वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रही होती है तो इसके टूल्स सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई होते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रही होती है होल इकोनॉमी को, तो उसके टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आप माइक्रो को स्टडी करो या मैक्रो को स्टडी करो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव सबसे पहले होता है माइक्रो के अंदर कि किस तरीके से आप किसी भी कमोडिटी के प्राइस को कैसे डिटरमाइन करोगे, और मैक्रो के अंदर आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से आप इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मनी जिसको हम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, वो जनरली दो फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो मनी का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका प्राइमरी फंक्शन है और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका सेकेंडरी फंक्शन है। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर भी मनी दो फंक्शंस को परफॉर्म करती है। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी जो है मोस्ट कॉमनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो जाती है और मनी के थ्रू ही हमने परचेज और सेल जैसे ट्रांजैक्शन को अलग कर रखा है। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, मनी की मदद से ही आज हम जान पाते हैं कि अगर कोई भी कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल है तो उस कमोडिटी की ओरिजिनल प्राइस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है,
किसी भी कमोडिटी के वैल्यू को एसर्टेन करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो मनी है वो कुछ सेकेंडरी फंक्शन यानी जो प्राइमरी फंक्शंस के बाद आते हैं उन सेकेंडरी फंक्शन को भी फॉर्म करती है। सबसे पहले है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी जो है वो यूज होती है एज अ मेथड ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट, मतलब आप मनी के थ्रू किसी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हो और मनी को आप स्टोर भी कर सकते हो। जनरली बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ये प्रॉब्लम होती थी कि वहां पे स्टोरेज नहीं थी, लेकिन मनी की मदद से हम हैबिट ऑफ सेविंग को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? तो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो जनरली एक कंट्री के लोग जिस प्लान्ड एक्सपेंडिचर को अपने कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज के पे करने की सोच रहे हैं। एक कंट्री के लोग उस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस्ड ही गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर करने की सोच रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर यानी एक ईयर के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स हैं? तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन के लिए, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए इकोनॉमी में स्पेंड करता है। दूसरे हैं हमारे फर्म्स। तो हमारे जितने भी फर्म्स हैं हमारी इकोनॉमी में, वो सारे फर्म्स इन्वेस्टमेंट के पर्पस से इकोनॉमी में स्पेंड करते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो एज अ कंज्यूमर भी कंट्री के अंदर स्पेंड करती है। और नेट एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होती है, नेट एक्सपोर्ट हमें शो करता है कि हमारे कंट्री के गुड्स के लिए कितनी डिमांड आउटसाइड वर्ल्ड में जनरेट हो रही है। तो ये 4 कंपोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड के। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स के क्या मेरिट्स हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। तो जनरली एक ऐसा टैक्स जिसका वैल्यू इनकम के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। अब ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स है इसके मेरिट्स क्या है? तो सबसे पहले ये डिपेंड करती है एबिलिटी टू पे के ऊपर। ये डिपेंड कर रही है एबिलिटी टू पे के ऊपर, मतलब कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को दिखाती है कि वो इंडिविजुअल क्या पे कर सकता है। जनरली जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो उसके इंक्रीज होने के साथ साथ हम देखते हैं कि इसका रेट इंक्रीज करता है। दूसरा, ये लेस एक्सपेंसिव है। ये लेस एक्सपेंसिव कैसे है? क्योंकि अगर इसे हम देखें तो अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज कर रही है तो इनकम इंक्रीज करने के साथ साथ इसका रेट इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारी इनकम में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा तो फिर हमारे टैक्स रेट में कोई इंक्रीज नहीं होगा। तीसरा बोलता है कि ये इलास्टिक है। ये इलास्टिक नेचर का कैसे है? तो ये इलास्टिक नेचर का ऐसे है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है या आपकी इनकम डिक्रीज कर रही है तो टैक्स स्लैब में चेंजेस आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो बताता है कि किस रेट पे आप एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। जनरली एक करेंसी की वैल्यू से हम दूसरे करेंसी के वैल्यू को जब कंपेयर करते हैं तो वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये क्या शो करता है कि एक कोमोडिटी के कितने यूनिट के साथ हम दूसरे कोमोडिटी के कुछ यूनिट को एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the price of an item is ₹8 per unit, then the quantity demanded is 500 unit. When its price decreases to ₹6, its demand increases to 600 unit. Calculate the elasticity of demand.
यानी कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस है 8 रुपीज पर यूनिट तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है 500 पर यूनिट, और जब उसकी प्राइस डिक्रीज होती है ₹6 तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है 600 पर यूनिट। तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू P0 अपॉन Q0। तो ये है हमारा अर्लियर प्राइस और ये है हमारा न्यू प्राइस, और ये है हमारी अर्लियर क्वांटिटी डिमांडेड और ये है हमारी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमारे क्वांटिटी में कितना चेंज आया है? तो हमारे क्वांटिटी में हम देखते हैं न्यू क्वांटिटी से अगर हम ओल्ड क्वांटिटी को कंपेयर करें तो 600 माइनस 500 टोटल 100 यूनिट्स का चेंज आया है। वहीं पे अगर हम प्राइस के अंदर चेंज देखें तो न्यू प्राइस से ओल्ड प्राइस में ₹2 का चेंज आया है। इससे हम अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करें तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P0 बाय Q0। 100 अपॉन -2 बाय P0, 8 बाय 500। फोर बाय 5। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 0.8, यानी कि ये लेस इलास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोपोली मार्केट, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ मोनोपोली। तो मोनोपोली मार्केट क्या होती है? मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर एक सिंगल सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, और वो सेलर एक ऐसी कमोडिटी को सेल कर रहे होते हैं जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर एक मोनोपोली मार्केट अराइज होती है? सबसे पहला कंडीशन है सिंगल सेलर। अगर किसी भी मार्केट में एक सिंगल सेलर ऑपरेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे मोनोपोली अराइज हो रही है। दूसरा, अगर उस मार्केट में हमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना दिखे। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या? अगर आप इंडियन रेलवेज को देखो तो इंडियन रेलवेज का मुकाबला अगर कंट्री में इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम किसी भी दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रेलवे के कंपैरिजन में नीचे ही पाते हैं, इंफीरियर ही है उससे। इसीलिए इंडिया में रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो रेलवेज इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं मोनोपोली। तीसरा, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोली मार्केट में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है और मोनोपोली मार्केट को आप एग्जिट भी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इसमें होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जनरली मोनोपोली मार्केट में हम डिफरेंट कमोडिटीज के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व की मदद से हमें शो करना है लॉ ऑफ डिमांड को। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलती है? लॉ ऑफ डिमांड बोलती है कि अगर हम बाकी सारे अदर फैक्टर्स को जो डिमांड को इम्पैक्ट कर रही है, अगर उन सब को हम कांस्टेंट रखें, जितने भी अदर फैक्टर्स हमारे डिमांड को इम्पैक्ट कर रहे हैं उन सब को हम कांस्टेंट रखें, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच होता है इनवर्स रिलेशनशिप। यानी कि अगर हम देखें तो प्राइस इंक्रीज करेंगे तो डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, और किसी कोमोडिटी की प्राइस डिक्रीज करेगी तो उस कोमोडिटी की डिमांड इंक्रीज कर जाती है। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है लॉ ऑफ डिमांड को डिमांड कर्व की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए एक स्केड्यूल।
तो ये है हमारा स्केड्यूल जो शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। तो ये है हमारा डिमांड कर्व जो ये शो कर रहा है कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस ये है तो उस पर इतनी क्वांटिटी को हम सेल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उस कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज करते हैं हम उसके क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू कमर्शियल बैंक फंक्शन। कमर्शियल बैंक क्या है? तो कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। एक ऐसी बैंक जो जनरली पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसे हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के कोई दो फंक्शंस। तो कमर्शियल बैंक का सबसे पहला फंक्शन है कि वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। बैंक जो है सरप्लस मनी उन लोगों से एक्सेप्ट करती है जो लोग बैंक में उसको डिपॉजिट करना चाहते हैं, लेकिन इसको करने के लिए बैंक जनरली 3 तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है: फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। फिर दूसरा बैंक ये फंक्शन परफॉर्म करती है कि बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है। कमर्शियल बैंक्स जनरली क्रिएट हुई है कि वो उन लोगों तक लोन पहुंचा सके जिन लोगों को उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। फॉर्मल सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए हमने कमर्शियल बैंक्स को क्रिएट करा है और कमर्शियल बैंक ही लोगों तक लोन को एक्सटेंड करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी के क्या फंक्शंस होते हैं? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, मनी के कुछ प्राइमरी फंक्शन होते हैं और कुछ सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, जिनमें मनी एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होती है, मेजर ऑफ वैल्यू की तरह यूज होती है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज होती है और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की तरह यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो हम जब भी विजिबल आइटम यानी कि गुड्स, जब भी हम गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच डिफरेंस को निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि गुड्स के एक्सपोर्ट से अगर गुड्स के इंपोर्ट को हम माइनस करें और जो भी वैल्यू हम वहाँ पे फाइंड करते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जो जनरली हमें उन सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता है, वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता है जो एक कंट्री के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर होती है। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम इंक्लूड होते हैं क्योंकि ये सिर्फ गुड्स से डील कर रही होती है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर्स सब इंक्लूड होते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करें, कैपिटल ट्रांजैक्शन एक ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आपके असेट लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक पार्ट है आपके बीओपी अकाउंट का, लेकिन बीओपी बीओटी का पार्ट नहीं है, तो हम बीओपी को बोल सकते हैं कि बीओपी का जो स्कोप है वो काफी ज्यादा वाइड है इन कंपैरिजन टू बैलेंस ऑफ ट्रेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को निकालना है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालना है। तो टोटल कॉस्ट जो होता है वो समेशन होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, और ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये कांस्टेंट होती है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट भी हम फिक्स्ड कॉस्ट को जनरेट कर रहे होते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट पे हमें टोटल कॉस्ट 50 दिख रही है, यानी टीएफसी भी 50 है सारे लेवल पर, टीएफसी 50 है। और क्योंकि ये टीसी जो है समेशन है टीएफसी और टीवीसी का, तो अगर हमें टीएफसी निकालनी है तो हमें टीसी में से टीएफसी को माइनस करना होगा, यानी कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी 0 है, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी 20 है, सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पे 35 है, थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी 50 है, फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी 100 है, फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी 145 है, सिक्स लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी 190 है, और सेवेंथ लेवल ऑफ आउटपुट पे जो टीवीसी है वो 230 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो जनरली एक ऐसा टैक्स जो इंडिविजुअल्स और कंपनीज पे लग रहा होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, लेकिन एक ऐसा टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, और डायरेक्ट टैक्स जो इंडिविजुअल्स या कंपनीज पे लग रहा है उसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। तो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, क्या हम डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट टैक्स पे हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस इंडिविजुअल पे उसका इम्पैक्ट पड़ा है उसी इंडिविजुअल को उसको पे करना होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेचर, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोर्शनल होता है। और कवरेज के बारे में बात करें तो डायरेक्ट टैक्स की कवरेज लिमिटेड है, क्योंकि वो एक लिमिटेड सेक्शन तक अपील करती है, सिर्फ इंडिविजुअल्स और कंपनीज को अपील करती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाई हो रही है, तो इसका कवरेज इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स काफ़ी वाइड हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका स्कोप भी वाइड है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ अप्लाइंग दिस रूल। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए? तो लॉ ऑफ डीएमयू या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जनरली बोलती है कि हम जैसे ही किसी कोमोडिटी के कंजम्पशन को कंटिन्यू करते हैं, हम जैसे ही किसी कोमोडिटी के कंजम्पशन को कंटिन्यू करते हैं तो उसके हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, क्योंकि प्रीवियस यूनिट से हमने अपने कंजम्पशन लेवल में कुछ ना कुछ फुलफिलमेंट कर लिया है। तो कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर ये अप्लाई होती है? सबसे पहले कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि हम यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है उस सेटिस्फैक्शन को हम नंबर्स में मेजर करते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी का जो मेजरमेंट होता है वो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी होती है। तीसरा है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को
कंज्यूम कर रहे होते हैं। कंटिन्यूअस कंजम्पशन है, आप जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो, आपको अगर लॉ ऑफ डीएमयू को अप्लाई करना है तो जनरली उस कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यू रखना होगा, अदरवाइज आप लॉ ऑफ डीएमयू को प्रूफ नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं तो हमें उसकी क्वालिटी भी फोकस करनी चाहिए कि हम उसके क्वालिटी को चेंज नहीं करते हैं। कंज्यूमर जो इस मार्केट में आता है, इस मार्केट का कंज्यूमर एक रैशनल कंज्यूमर है, क्योंकि वो जो कंज्यूमर है वो सारी चीज़ों को, सारे कंडीशंस को कंसिडर करने के बाद ही इसको डिसाइड करता है। यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि आपने कोमोडिटी 1 को के फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया, फिर उसी सिमिलर कोमोडिटी के सेकंड यूनिट को कंज्यूम किया, तो यूनिट 1 से आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला होगा और यूनिट 2 से भी आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला होगा। लेकिन यूनिट 1 से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और यूनिट 2 से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एक दूसरे से काफ़ी अलग होगा, तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। आपको मनी से जो यूटिलिटी मिल रही है वो यूटिलिटी कांस्टेंट रहने वाली है। कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर के प्राइसेस भी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर उसमें कोई चेंज आता है तो हम कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस मार्केट का कंज्यूमर परफेक्ट नॉलेज वाला भी है। Write down the characteristic of a perfectly competitive market. When will a perfectly competitive firm be in equilibrium? Show in diagram. तो perfectly competitive market क्या होता है? Perfectly competitive market एक ऐसा market है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, और वो जो सेलर होते हैं एक होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। तो अगर वो सेलर एक होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इस मार्केट के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इसका यही है कि इसमें काफ़ी सारे बायर्स हैं और काफ़ी सारे सेलर्स हैं। दूसरा, इस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो होमोजीनियस है, यानी कि कंप्लीटली सेम है, कोई भी सेलर दूसरे प्रोडक्ट को जो उससे डिफरेंट है उसको सेल नहीं करता है। तीसरा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट के अंदर आप कभी भी एंटर कर सकते हो, कभी भी इस मार्केट को एंटर कर सकते हो और कभी भी एग्जिट कर सकते हो। कोई भी एंट्री बैरियर या एग्जिट बैरियर इस मार्केट में नहीं लगा। इस मार्केट के लोगों को परफेक्ट नॉलेज है प्रोडक्ट की। आप जो भी प्रोडक्ट इसमें सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है एंड क्या प्राइस है, कंज्यूमर को पता है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इजीली मूव कर सकते हैं। लेट्स से कोई गुड ए सेल कर रहा है और कोई गुड बी सेल कर रहा है, तो गुड ए सेल करो या गुड बी सेल करो, दोनों तो सिमिलर प्रोडक्ट हैं। अगर गुड ए के पास कोई लेबर है और वो लेबर इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो लेबर आसानी से गुड बी के पास जा सकता है। क्यों? क्योंकि गुड बी जो है सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। एक और क्वेश्चन है इसमें जो बोलता है कि व्हेन विल अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है ये इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन के बारे में हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तब आती है जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड उसके सप्लाई के बराबर हो जाती है। यानी कि इसके लिए अगर हम एक कर्व बनाएं, ये है क्वांटिटी डिमांडेड और ये है क्वांटिटी सप्लाइड, और दोनों जिस प्राइस पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम मानते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
यानी कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो कि एक प्राइस टेकर होता है, वो जनरली मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस को देख के ही मार्केट में प्राइस डिसाइड करता है। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है जिस पे आप किसी भी कमोडिटी को सेल होते हुए देखोगे एट OQ क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड के क्या अजम्पशंस है? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच नेगेटिव रिलेशन है, while other factors affecting the demand are constant। तो कौन कौन से ऐसे assumptions हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं? सबसे पहला, रिलेटेड गुड के प्राइस कांस्टेंट रहने वाले हैं। दूसरा, इनकम ऑफ कंज्यूमर भी कांस्टेंट रहने वाला है। कंज्यूमर के कस्टम, हैबिट्स, प्रेफरेंस, टेस्ट कांस्टेंट है। साइज ऑफ पॉपुलेशन भी चेंज नहीं हो रहा, और यहाँ पे कंज्यूमर को मार्केट से कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि फ्यूचर में इस कमोडिटी की प्राइस चेंज हो जाएगी। तो जितने भी फैक्टर्स डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कांस्टेंट हो जाते हैं। डिफाइन सेंट्रल बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो सेंट्रल बैंक क्या है? तो किसी भी कंट्री के लिए सेंट्रल बैंक जो होती है वो उसकी एपेक्स बॉडी होती है, एपेक्स फाइनेंशियल बॉडी होती है जो उस कंट्री के अंदर पूरे मनी सप्लाई को रेगुलेट कर रही होती है। किसी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए या फिर उस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए जो भी एपेक्स इंस्टीट्यूशन वर्क कर रही होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है? ये सेंट्रल बैंक क्या है? तो सेंट्रल बैंक कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है। सेंट्रल बैंक के पास क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों को यूज करके सेंट्रल बैंक क्या करती है? कंट्री के अंदर क्रेडिट कंट्रोल करती है। दूसरा, सेंट्रल बैंक दूसरे बैंक्स के साथ एक बैंकर का रिलेशन ही परफॉर्म करती है। जिस तरीके से हमारा रिलेशन हमारे बैंक के साथ होता है वैसे ही दूसरी कमर्शियल बैंक का भी रिलेशन RBI जो हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक है उसके साथ सिमिलर ही होता है। इशूइंग और नोट। तो अगर हम करेंसी इशू के बारे में बात करें तो पूरे कंट्री के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ RBI को ही ये परमिशन दी है कि वो कंट्री के अंदर नोट्स को इशू करे जिससे कि नोट्स के अंदर जो ट्रस्ट और फेथ है वो लोगों का बना रहे। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है बैंक। कभी भी अगर किसी कमर्शियल बैंक का CRR एग्जॉस्ट हो जाता है, अगर किसी भी कमर्शियल बैंक का CRR जो है एग्जॉस्ट हो जाता है और उस कमर्शियल बैंक को अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उस कंडीशन में वो बैंक जो है सीधे कमर्शियल बैंक को अप्रोच कर सकता है। कमर्शियल बैंक उसको रेपो रेट पे लोन प्रोवाइड करती है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे कंट्री के जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उनका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक से होता है और जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं हम उसके जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस या फिर सारे के सारे एक्सचेंजेस होते हैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के थ्रू। हाउ विल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम GDP? तो हम अपने GDP से हम अपने नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अगर हम
अगर हमें NNP@FC जो कि नेशनल इनकम का एग्रीगेट है, अगर उसको हमें निकालना है फ्रॉम GDP@MP, तो हमें किन किन स्टेप्स को इसमें परफॉर्म करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रॉस वैल्यू के बारे में, और ये है नेट वैल्यू। तो किसी के भी ग्रॉस वैल्यू से अगर हमें उसके नेट वैल्यू में आना होता है तो हम जनरली उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं डेप्रीशिएशन को। किसी भी एग्रीगेट के वैल्यू में अगर हमें उसके नेशनल वैल्यू में आना होता है फ्रॉम डोमेस्टिक वैल्यू, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी के भी डोमेस्टिक वैल्यू से अगर हमें उसका नेशनल वैल्यू निकालना होता है तो हम उसमें ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और किसी के भी मार्केट प्राइस से अगर हमें उसके फैक्टर कॉस्ट पे आना होता है तो जनरली हम उसमें माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम निकालते कैसे हैं, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम जीडीपी से नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम होता है तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आता कैसे है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम तभी आता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड उसके क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो जाए, या फिर हमारे कंट्री का जो इंपोर्ट है वो हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए। तो अगर हमें इस डिसइक्विलिब्रियम को सही करना है तो हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है डिवैल्यूएशन का। सबसे पहला स्टेप डिवैल्यूएशन का है। इस प्रोसेस के थ्रू हम डेलिबरेटली अपने कंट्री के करेंसी के वैल्यू को लो कर देते हैं। अगर हम अपने कंट्री की करेंसी के वैल्यू को लो कर देंगे तो हमारी करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले रिलेटिवली चीपर हो जाएगी, और अगर वो रिलेटिवली चीपर हो जाएगी तो किसी भी दूसरी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी। दूसरा, कंट्री के अंदर अगर हम इंपोर्ट कंट्रोल कर लें, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा इंपोर्ट इंक्रीज कर रहा है, तो क्यों ना कंट्री के इंपोर्ट को कंट्रोल करें, क्यों ना हम टैरिफ्स लगा लें। तीसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन। हम क्यों ना उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करें जिसके थ्रू हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। एक्सचेंज कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए। हम सबसे पहले ही करेंसी को डीवैल्यू कर चुके हैं तो एक्सचेंज कंट्रोल पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इंपोर्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इंपोर्ट को कंट्रोल करने का हमारे पास यही तरीका था कि किस तरीके से हम टैरिफ इंपोज कर दें, या फिर हम बोल सकते हैं कोई कोटा भी इस पे फिक्स कर सकते हैं, कोई लिमिट लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए टैरिफ कोटा नहीं लगाना चाहते तो हम एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो है पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करती है, जिन भी कमोडिटीज को आज तक आप इंपोर्ट करते आए थे उन कमोडिटीज के क्यों ना हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करें। किसी भी कमोडिटी के अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम प्रमोट करते हैं तो उस कमोडिटी के इंपोर्ट से हम बच जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिन मेथड्स की मदद से हम अपने बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जिनमें आज के वीडियो में हमने हमारे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया था।